एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आ गया हूं जैक बोर्ड का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को लेकर के। ठीक है, ये बेसिकली पब्लिश किया गया था कुछ समय पहले, है ना। तो आज हम कोशिश करेंगे वो सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने का। क्लियर? ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि फरवरी मंथ में आपका बोर्ड का एग्जाम है। क्लियर? चलिए फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग डिस्कस करते हैं क्या है ना। ये प्योर हिंदी में रहेगा, बाकी टर्म हम इंग्लिश में भी बता देंगे। कहता है उपयोगिता का गणनावाचक मतलब कार्डिनल अप्रोच जो है यूटिलिटी का, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो याद रखिए इसका आंसर मार्शल है ना। क्या इसका आंसर है? मार्शल। ध्यान रखिएगा जो कार्डिनल अप्रोच है वो दिया गया था मार्शल के द्वारा, मतलब गणनावाचक। क्रमवाचक पूछेगा तो उसका आंसर हिग्स होगा। क्लियर है? नेक्स्ट है किस समयावधि में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, है ना। कहता है देखिए दो समय काल की बात की जाती है ना। एक होता है अल्पकाल जिसको शॉर्ट रन बोलते हैं, दीर्घकाल जिसको लॉन्ग रन कहते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट रन में कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, कुछ साधन स्थिर होते हैं, लेकिन दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील अर्थात वेरिएबल होते हैं। तो आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? नेक्स्ट कहता है उदासीनता वक्र होता है। उदासीनता वक्र मतलब इंडिफरेंस कर्व इसी प्रकार का होता है ना, आईसी कर्व। ये हमारा आईसी कर्व है। क्लियर? तो कहता है इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है। तो अगर इंडिफरेंस कर्व की बात की जाए तो मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, मतलब कन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है ना। ये क्या है? कन्वेक्स होता है, उन्नतोदर इसको बोलते हैं। ये कन्वेक्सिटी को दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऐसी वस्तुएं जिसकी कहता है कहां चला गया, हाँ, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है ना, एक दूसरे के लिए प्रयोग की जाती है, वैसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स, है ना। सब्स्टिट्यूट गुड्स, क्योंकि एक कमोडिटी के बदले दूसरे कमोडिटी का यूज किया जाता है। जैसे मान ली चाय और कॉफी। अगर चाय महंगा हो गया तो हम कॉफी से काम चला लेते हैं, कॉफी महंगा हो गया तो चाय से काम चला लेते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे की जगह पे यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स को हिंदी में बोलते हैं स्थानापन्न वस्तुएं। ठीक है, फिर कहता है निम्न में से कौन उत्पत्ति का साधन है, मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसमें से कौन है। जब भी उत्पादन के साधन की बात होती है तो क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, राइट। तो यहाँ पे भूमि भी दिया हुआ है, लैंड, पूंजी, कैपिटल, श्रम, लेबर। तो आंसर हमारा होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। कहता है एमआर प्रदर्शित किया जाता है। एमआर का फॉर्मूला सीधा सीधी पूछा है, तो एमआर का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन टीआर बाय चेंज इन आउटपुट। ठीक है, जो ऑप्शन कहां है? ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्न में से कौन एकाधिकार की विशेषता नहीं है। एकाधिकार मतलब मोनोपोली की विशेषता नहीं है। मोनोपोली कैसे बाजार को कहते हैं? जहां पर सिर्फ एक सेलर होता है, कई बायर्स होते हैं। जो एक सेलर है ना, वो वैसी वस्तुओं का उत्पादन करता है जिसके निकट कोई दूसरा वस्तु नहीं होता है। ठीक है, तो एक क्रेता अनेक विक्रेता, ये ऑप्शन नंबर गलत है। मतलब ये एकाधिकार की विशेषता नहीं है। हमारा सवाल क्या है? कौन एकाधिकार की विशेषता नहीं है? तो यही आंसर होगा, क्योंकि इसमें निकट प्रतिस्थापन का अभाव होता है। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, नए फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है, बिल्कुल मोनोपोली में नए फर्म प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर ए नंबर होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 है मांग वक्र की ढाल होती है। देखिए मांग वक्र की बात की जाए तो ये डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऋणात्मक ढाल वाला, निगेटिव स्लोप वाला लाइन कहते हैं, वक्र कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। क्या केंद्रीय समस्या होता है? देखिए हर अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं होता है कि संसाधनों का आवंटन कैसे करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो, साधनों का कुशलतम ऑप्टिमम यूज कैसे हो। तो उपयुक्त सभी, आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कहता है निम्न में से व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स की शाखाएं कौन कौन सी है। वस्तु कीमत का निर्धारण बिल्कुल माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। साधन कीमत का निर्धारण ये भी आता है। आर्थिक कल्याण ये भी आता है। आंसर फिर से होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
11 नंबर है, कहता है पूर्ति बेलोजदार होती है, मतलब कीमत बढ़ घट भी जाए तो पूर्ति में परिवर्तन नहीं होगा। ये कब होता है? तो ये अति अल्प काल में होता है। ठीक है, याद रखिएगा, अति अल्प काल में पूर्ति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? भूमि उत्पत्ति का साधन है, श्रम भी है, पूंजी भी है, मुद्रा उत्पत्ति का साधन नहीं है। क्योंकि मुद्रा को अलग से नहीं लिया जाता, वो पूंजी के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, कहता है माइक्रोज शब्द की उत्पत्ति कहां से हुआ? ग्रीक वर्ड से हुआ है। ग्रीक वर्ड क्या है? माइक्रोज, है ना, ये शब्द वहीं से आया है। ठीक है, चौथा नंबर है 14th नंबर, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? चयन की समस्या, उपभोक्ता चयन की, फर्म चयन की, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है चुनाव की समस्या होती है। ठीक है, कहा जाता है ना, जो स्कार्सिटी मतलब जो संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं, तो सीमित संसाधनों के समय में प्रॉब्लम आता है किसका? चुनाव का। चाहे वो उपभोक्ता हो या उत्पादक हो, उसे चुनाव करना पड़ता है क्योंकि साधन सीमित होता है। ठीक है, तो आंसर हमारा ए होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15, उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं? उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, बिल्कुल सही। उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है, बिल्कुल सही। उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है, बिल्कुल सारे सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 16 नंबर, उपयोगिता की माप को मापा जा सकता है किसके द्वारा? मुद्रा के द्वारा, वस्तुओं के विनिमय द्वारा, वस्तु के वजन के द्वारा। देखिए, उपयोगिता को ना मार्शल और पीगू ने कहा था मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, कहता है निम्न में से कौन गोसेन का दूसरा नियम है? सम सीमांत उपयोगिता का नियम जो है वो गोसेन का द्वितीय नियम है। प्रथम नियम उपयोगिता ह्रास नियम है। ठीक है, याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कहता है 18 नंबर, जब एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन वाई वस्तु की मांग को प्रभावित करता है तो यह मांग कहलाता है। जैसे माने हमारे पास दो वस्तुएं एक्स और वाई, जब एक्स वस्तु का कीमत में परिवर्तन हुआ तो वाई का मांग प्रभावित होता है। ऐसा कब होता है? तिरछी मांग में। कैसा? तिरछी मांग में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है 19 नंबर, उत्पादन फलन में कौन उत्पादन किसका फलन है? उत्पादन फलन में देखिए आउटपुट किसका फंक्शन होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। मतलब उत्पादन जो है वो उत्पादन के साधनों पर निर्भर करता है, तो उत्पत्ति के साधनों का। ठीक है, तो आंसर होगा हमारा बी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है मौद्रिक लागत में निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है? सामान्य लागत, सामान्य लाभ, व्यक्त लागतें, अव्यक्त लागतें, उपरोक्त सभी। सभी देखिए, मौद्रिक लागत जो होता है ना, इसमें तीन चीज शामिल कहता है, नॉर्मल प्रॉफिट प्लस एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, नॉन प्रॉफिट सामान्य लाभ, एक्सप्लिसिट को मतलब व्यक्त लागतें और अव्यक्त लागतें। क्लियर? चलिए 21 नंबर कहता है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र में मतलब बड़े पैमाने पे हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, पूरे देश की, पूरे अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो आय और रोजगार का सिद्धांत सही होगा, सामान्य कीमत स्तर मुद्रास्फीति भी सही होगा, व्यापार चक्र का सिद्धांत ये भी सही हो गया, तो मतलब उपयुक्त सभी होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कहता है पूंजी के स्टॉक में वृद्धि कहलाती है। देखिए, जब पूंजी का स्टॉक कुछ हमारे पास है, उस पूंजी के स्टॉक में अगर वृद्धि होती है, बढ़ती है, ठीक है, तो उसको कहते हैं पूंजी निर्माण। ठीक है, अगर वो घटता तो पूंजी ह्रास कहलाता। क्लियर? तो यहाँ पे कहती है पूंजी स्टॉक में वृद्धि, तो वो क्या होगा? पूंजी निर्माण। क्लियर? चलिए 23 नंबर है, प्रवाह के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है? उपभोग, आय, निवेश। प्रवाह क्या होता है? एक समय काल में चलने वाली चीजें। तो उपभोग तो एक ही समय में नहीं करते हैं, वो पीरियड ऑफ टाइम में मेजर होता है, आय भी, निवेश भी। तो प्रयोग सही हमारा आंसर होगा। ठीक है, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होता है कौन? कृषि, खुदरा व्यापार, लघु उद्योग, कृषि। क्लियर? प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और कृषि संबंधी चीजें शामिल होता है। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में जो हमारा होता है उद्योग वो, और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र जिसको कहते हैं, ठीक है, वो शामिल होता है। 25 है, कहता है एनएनपी एमपी निम्नलिखित किसके बराबर है?
LNP मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है, बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। तो ये कब होगा ना, याद रखिएगा, जब जीएनपी एमपी में घिसावट को माइनस कर देना तो वो बन जाएगा हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये जीएनपी एमपी है, उसमें माइनस कर घिसावट, तो ग्रोस जो जीएनपी है वो एलएनपी बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, कहता है राष्ट्रीय आय में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? लगान मजदूरी, लगान वेतन, लगान लाभ, लगान मजदूरी वेतन, ब्याज लाभ। देखिए सॉरी, चलिए, कहता है ऑप्शन तो हमारा ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, लेकिन यहां आंसर डी होगा, क्योंकि जब हम लोग राष्ट्रीय आय को मापते हैं तो आय विधि में लगान भी शामिल होता है, मजदूरी वेतन भी शामिल होता है, ब्याज भी और लाभ भी। बाकी सब में सबको नहीं ना शामिल किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा, ठीक है। 27 नंबर कहता है एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित होता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक या तृतीयक? ऑब्वियस सी बात है, किसी भी अर्थव्यवस्था में तीनों क्षेत्र शामिल होते हैं, ठीक है। चलिए, काफी सिंपल क्वेश्चन है ना, काफी मजेदार क्वेश्चन है ना। याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है राष्ट्रीय आय की गणना में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? जब राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो किसे शामिल नहीं करते हैं? पुरानी वस्तु क्रय विक्रय, ये शामिल नहीं होता है, मध्यवर्ती वस्तु ये भी शामिल नहीं होता है, तो आंसर सी होगा, ऑप्शन नंबर ए और बी। देखिएगा राष्ट्रीय आय में पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय, मध्यवर्ती वस्तु, अवैध तरीके से अर्जित किया हुआ आय, ठीक है, इन सब चीजों को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में, ठीक है। इसको स्थापित किया गया था 1935 में, 1935 में स्थापित हुआ था और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। राष्ट्रीयकरण मतलब इसका जो मेजर शेयर है सरकार अपने अंडर ले लिया, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है केन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का संतुलन कहां स्थापित होता है? जहां पे एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई हो तहां पे, ठीक है। मतलब समुचित मांग बराबर समुचित पूर्ति, अर्थात समग्र मांग बराबर समग्र पूर्ति। क्लियर है। नेक्स्ट कहता है केन्स ने अर्थव्यवस्था में न्यून मांग तो डेफिशिएंट डिमांड होता है, ठीक है। क्या होता है? डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है। कहता है कि दशा को किस नाम से पुकारा है? डेफिशिएंट डिमांड का मतलब क्या होता है? पूर्ण रोजगार के पहले संतुलन, ठीक है। देखिए ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई है, ठीक है, ये एग्रीगेट डिमांड है फुल एम्प्लॉयमेंट पे, यहाँ पे क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन एग्रीगेट डिमांड हमारा मान लीजिए ये है एडी, क्लियर। तो इक्विलिब्रियम तो यही हुआ ना, कम हुआ ना, तो ये न्यून मांग की स्थिति है, तो पूर्ण रोजगार के पहले संतुलन हो गया, तो ये अपूर्ण रोजगार संतुलन हम लोग इसको कह सकते हैं, क्योंकि पूर्ण रोजगार के पहले हो रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब नेशनल बैंक निम्न से क्या है? व्यापारिक बैंक, केंद्रीय बैंक, सहकारी बैंक, निजी बैंक? व्यापारिक बैंक है, क्योंकि इसका राष्ट्रीयकरण हो चुका है। केंद्रीय बैंक आरबीआई हमारा है, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। कहता है साख मुद्रा का विस्तार होता है जब नगद कोष अनुपात घटता है, ठीक है। देखिए नगद कोष अनुपात का मतलब होता है सीआरआर, ठीक है। जब सीआरआर को कम करेंगे, ठीक है, तो जो मुद्रा साख है वो बढ़ता है अर्थव्यवस्था में, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा घटता है, ठीक है। 34 निम्न से किस भारत में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 1969 में भी हुआ था, 1980 में भी हुआ था, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1969। कहता है मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है? हमारे देश में मुद्रा पूर्ति का नियमन राष्ट्रीय बैंक करता है, और सॉरी सेंट्रल बैंक करता है, और इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कहता है प्राथमिक घाटे को व्यक्त किया जाता है किस रूप में? राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, राजस्व घाटा ब्याज भुगतान, राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान। देखिए प्राथमिक घाटा का मतलब होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास है। 37 क्या कहता है? निम्न में से कौन एक कर प्राप्तियां नहीं है? आयकर, निगम कर,
सीमा शुल्क, फीस, ये आय प्राप्तियां नहीं है, गैर कर प्राप्तियां हैं। ठीक है, क्योंकि आयकर, सीमा शुल्क, निगम कर, ये सब टैक्स का प्रकार है, बट फीस जो है वो नॉन टैक्स है, मतलब गैर कर प्राप्तियां है सरकार के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कैसा है 38, निम्न में से असंतुलित बजट है। असंतुलित बजट इसमें कौन सा है? अतिरिक्त बजट, घाटे का बजट, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। असंतुलित बजट का मतलब होता है प्राप्तियां और भुगतान दोनों बराबर नहीं होना। ठीक है, तो अतिरेक में क्या होगा? अतिरेक में होगा जब प्राप्तियां मतलब रिसीट्स ज्यादा हो, किससे? खर्च से, भुगतान से। और घाटे का मतलब जब रिसीट्स कम हो, किससे? एक्सपेंडिचर, भुगतान से। ठीक है, दोनों स्थिति असंतुलन को दिखाता है। चूंकि संतुलन कब होगा? जब प्राप्तियां बराबर क्या हो? खर्चा। ठीक है, तो आंसर हमारा सी होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 कहता है जिस कर प्रणाली में करों की दर आय वृद्धि के साथ साथ घटती है उसे क्या कहते हैं? ऐसी कर प्रणाली जिसमें क्या होता है? करों की दर आय वृद्धि के साथ घटती है, इसको हम लोग प्रतिगामी कर बोलते हैं, इंग्लिश में रिग्रेसिव टैक्सेशन। क्या होता है? जैसे जैसे आय बढ़ेगा ना तो रेट ऑफ टैक्स मतलब कर की दर उसमें घटती है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन 40 है। कहता है भुगतान शेष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी मदें सम्मिलित होती है? भुगतान शेष में दृश्य मदें शामिल होती है, अदृश्य मदें, पूंजी अंतरण, तो प्रयोग सभी होगा। दृश्य मदें मतलब वस्तुएं, अदृश्य मदें मतलब सेवाएं, पूंजी कैपिटल ट्रांसफर बोलते हैं पूंजी अंतरण को। ठीक है, तो सभी चीजों को भुगतान शेष के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये जितना मैंने क्वेश्चन बताया आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज प्लीज शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। आने वाला एग्जाम में काफी हेल्पफुल आपके लिए ये होगा। ठीक है, चलिए तो आज कहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।